Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के जो ट्यूटोरियल है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम जो है व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल को हम सिंपल अगर बात करें तो इनको बोला जाता है आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर की अगर बात करूँ मैं तो मैंने तीन चीज़ें आपको बताया था। एक बताया था मैंने कीवर्ड्स, ठीक है, और एक बताया था मैंने कॉन्स्टेंट, एक बताया था वेरिएबल, जिसमें से हम कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद हम जो है कांस्टेंट को इसके बाद देखेंगे, और आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया आ रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ, 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम, और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपीएसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपीएसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। तो वेरिएबल होता क्या है? उदाहरण के रूप में मानिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ हार्ड डिस्क का जो एक स्ट्रक्चर है, तो ये जो हार्ड डिस्क है टेबल के फॉर्मेट में अपने डाटा को जो है स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम देखें कोई चीज़ हमको यहाँ पे स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 20 स्टोर करे, और यहाँ भी मान लीजिए हमने 20 स्टोर करे। तो देखिए अगर कंप्यूटर में 20 स्टोर है, मतलब स्टोरेज डिवाइस में या मेमोरी में, तो अगर दोबारा उसको बुलाना है तो 20 बुलाएगा वो, तो किसके बुलाएगा? देखिए इसे बुलाएगा या इसे बुलाएगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को यहाँ पे दूर करने के लिए इस लोकेशन को, यानी कि सेल का एक नाम दे दिया जाता है, या इसको एक रेफरेंस प्रदान कर दिया जाता है, या फिर एक एड्रेस उसको नाम दे दिया जाता है। उस नाम को ही हम यहाँ क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। और उस आइडेंटिफायर को हम किससे निरूपित करेंगे? उसकी अगर बात करें तो वो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में निरूपित किया जाएगा। अब वेरिएबल, तो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? वेरिएबल सिंपल अगर बात करें हम तो ABCD इस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, या A1 B1 इस फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब सिंपल अगर बोलें तो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में शुरू होना चाहिए, बाद में नंबर प्रयोग कर सकते हैं, पहले आप नंबर प्रयोग नहीं कर सकते। सारे जो नियम हैं हम आगे देखने वाले हैं वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए।
तो देखिए यहाँ पे ये जो है डेटा टाइप्स की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब डेटा टाइप्स होते क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, डेटा टाइप्स का मतलब होता है जो भी डाटा हम प्रोग्राम में एंटर करते हैं उसको, ये डेटा को जो प्रकार है या उसके प्रकार को हम डेटा टाइप बोलेंगे। कैसे, जैसे हम 20 स्टोर कर रहे हैं, 25 स्टोर कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है। या फिर हम अगर बोलें तो हम SSW यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। या फिर ABC हम स्टोर कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। सिंपल अगर बात करें हम 20.5 अगर रख रहे हैं तो ये फ्लोट टाइप का डाटा है। तो ये अलग अलग जो प्रकार है डाटा के, इनको बोला जाता है डाटा टाइप। और इन डाटा टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करने के लिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, वेरिएबल। और वेरिएबल किस फॉर्म में होते हैं, उनके हम जो रूल्स है वो आगे की स्लाइड में हम देखने वाले हैं। और वेरिएबल जो होते हैं ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। मतलब इस सेल यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर की जा रही है इसको हम एक नाम प्रदान कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो रूल्स फॉर वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए हम जो रूल्स अप्लाई करते हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए वेरिएबल एक प्रकार के केस सेंसिटिव, अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर ए नाम से कोई वेरिएबल लेता हूँ और ये स्मॉल ए के नाम से भी, तो ये जो है दोनों डिफरेंट यहाँ पे होंगे। डिफरेंट कैसे होंगे, मतलब ये अलग वैल्यू स्टोर करेगा और ये जो कैपिटल ए है ये अलग वैल्यू स्टोर करेगा। तो दोनों यहाँ पे अलग अलग माने जाते हैं और इसी को यहाँ पे बोला जाता है केस सेंसिटिव। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इंट ए स्मॉल हो गया और एक इंट ए कैपिटल हो गया, तो दोनों यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा रूल्स क्या होता है, वेरिएबल की शुरुआत किसी भी अल्फ़ाबेट से होती है। उदाहरण के तौर पर ए से लेकर जेड हो सकता है या फिर कैपिटल ए से लेकर जेड हो सकता है। इसके बाद हम देख सकते हैं हम नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आपको कोई फर्स्ट नेम करके इस प्रकार वेरिएबल लेना, तो इनके बीच में स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते। ओनली आपको प्रयोग क्या करना है, अंडरस्कोर साइन का प्रयोग करना है। तो आगे हम जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो A1 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो VAR यानी वेरिएबल 1 हो सकता है, वेरिएबल 2 हो सकता है। इस प्रकार से हम जो है पहले अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, बाद में न्यूमेरिक का यूज़ कर सकते हैं। चौथा रूल्स क्या बोलता है, वेरिएबल ये जो होते हैं स्पेस को अलाउ नहीं करते। जैसे कि मैंने यहाँ बताया फर्स्ट और नेम, इन दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आपको यहाँ पे जो है वो वेरिएबल कैसा होगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, अंडरस्कोर साइन का प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल नाम कोई भी जो है सी के कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि कीवर्ड मैंने बताया था, कीवर्ड भी एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है जिनकी डेफिनेशन सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होती है और इनके नाम का कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यही नियम यहाँ पे बोल रहा है। तो अगर इन 5 नियम को आप फॉलो करते हो तो आप एक जो है सही वेरिएबल नाम को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और वो किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आप वैल्यू किसी भी प्रकार की, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, या फिर आपने फ्लोट टाइप का लिया तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। चलिए आगे देखते हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डेटा टाइप का नाम आता है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीजर वैल्यू लेना है तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे और बाद में आप ABC या जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हैं। सिंपल अगर बोलें तो हम फ्लोट नाम से भी ले सकते हैं या फिर हम केयर नाम से ले सकते हैं, डबल नाम से ले सकते हैं, लॉन्ग नाम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग नाम से ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये डेटा टाइप है और डेटा टाइप को लिखने के पश्चात हम वेरिएबल के नाम को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने नियम को पढ़ा है। तो देखिए यहाँ डिक्लेरेशन क्या होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तब ये वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का होता है, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप का मतलब इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, केयर हो सकता है। उसके हिसाब से ये मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे इंटीजर की अगर बात करें तो 2 बाइट यहाँ पे स्टोर करेगा, तो वो हम देखेंगे आगे। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद ये अपने अंदर गार्बेज वैल्यू लेता है, जो आगे हम देखेंगे क्या होती है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू वेरिएबल को कंपाइलर द्वारा दी जाती है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंटैक्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बताया था, देखिए डेटा टाइप का नाम होता है, ठीक, फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल नाम होता है। तो उदाहरण की बात करें यहाँ देखिए सिंटैक्स, देखिए एक होता है सिंटैक्स यानी कि स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं प्रारूप, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर या फिर प्रारूप होता है और यहाँ पे इसको जो बोला जाता है, देखिए यहाँ पे डेटा टाइप का नाम यानी इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब इंटीजर हमने ए लिए हैं तो ये 2 बाइट यहाँ पे स्टोर करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे 20 यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, अगर दशमलव के साथ लेना तो वो यहाँ पे इनवैलिड माना जाएगा। तो ये हो गया क्या, सिंगल जो वेरिएबल नेम है उसको डिक्लेयर करना है। यानी कि डिक्लेयर कैसे करते हैं वो हमने देखें।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप जो है इसको कोड ब्लॉक या फिर टर्बो सी दोनों में आपको इसको रन करके देखना है। अब देखिए यहाँ पे एक और हेडर फाइल आती है, एक इंक्लूड लिए हमने stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब क्या होता है, इसके साथ हम प्रिंट एफ का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा हम स्कैन एफ का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। दूसरी होती है एक कौन io.h। कौन io.h का मतलब क्या होता है, इसके साथ हम जो है CLR/SCR का प्रयोग कर सकते हैं। CLR/SCR कहाँ यूज़ होती है, जब हमारे डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में हम कोई प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसमें बहुत सारा डाटा वहाँ पे प्रदर्शित होता है विंडो में। तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो तो वहाँ पे क्या हो, क्लियर ये स्क्रीन के रूप में वहाँ पे दिखे, यानी कि कंप्लीट जो विंडो है वो खाली दिखे, ओनली हमारा प्रोग्राम रन हो। और दूसरा यहाँ पे यूज़ होता है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब जब यूज़र के द्वारा कंप्लीट यहाँ पे आउटपुट दिखाया जाता है और जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे तो वो एडिटर विंडो या फिर प्रोग्राम विंडो में वहाँ पे वापस आ जाए। तो दोनों यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो एक होती है stdio.h और एक होती है कौन io.h। तो दोनों को यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये stdio.h जो है वो हम देखें तो हमको कोड ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक में आपको हेडर फाइल ना भी ले तो भी चलता है, परंतु जब आप गेट सी एच और CLR/SCR का प्रयोग करें तो वहाँ पे कौन io.h आपको लेना पड़ेगा। देखिए फिर उसके बाद मेन फंक्शन होता है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कराना है तो आपको इंट के साथ लेना है, और अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना तो आपको वॉइड के साथ में लेना है। वॉइड एक प्रकार का खाली डेटा टाइप होता है जो किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, और ये वॉइड मेन के साथ में यहाँ पे लगाया जाता है। जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट किया जाता है तो करली ब्रैकेट जो है लेफ्ट साइड का करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट बोलते हैं इसे, यहाँ से शुरू किया जाता है। फिर हम देखें जब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें तो पहले डेटा टाइप आता है, फिर आता है वेरिएबल का नाम, और जब भी कोई एक्सप्रेशन एंड होती है मतलब एक लाइन में कोई काम कंप्लीट हो जाता है यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड हो गया तो सेमीकोलन से यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया जा रहा है। जब दूसरी लाइन की बात करें प्रिंट एफ, ये प्रिंट करने के लिए जो भी लिखा है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। कैसे, देखिए वैल्यू ऑफ ए, और ये मॉड्यूल डी इसलिए लगा है क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की जाएगी, वैल्यू ऑफ ए यानी कि जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी ए में। जो एट द रेट मतलब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल डी का ना जो लिखा है वो कहाँ चली जाएगी, ए में चली जाएगी। ए में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रदर्शित हो जाएगी। और यहाँ इंटीजर टाइप का मैनली यहाँ पे रिटर्न 0, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट सी एच का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे कोड ब्लॉक में इसका यूज़ करके। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली। ठीक है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ, 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक। ठीक है, हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपी एसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपी एसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए।
आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। आगे देखिए आप यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ देखिए इंक्लूड stdio.h आपको समझ में आ गया, इंट मेन भी आपको समझ में आ गया। अब 3 वेरिएबल यहाँ पे लिए गए हैं ए बी सी, और जब एक्सप्रेशन काम करना बंद करिए यानी टर्मिनेट कर दिया गया। फिर हम देखें प्रिंट वैल्यू ऑफ ए और मॉड्यूल डी के साथ में स्लैश एन का मतलब होता है जब भी कोई एक लाइन में प्रिंट कर दिया जाता है रन टाइम पे तो ब्रेक करके दूसरी लाइन में उसको प्रिंट करे, तो इसलिए स्लैश एन यानी लाइन ब्रेक का यहाँ पे उपयोग करने के लिए स्लैश एन का प्रयोग किया जाता है। और जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, ए में, और प्रिंट भी हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में। उसी प्रकार देखें तीसरी वैल्यू अगर बात करें तो तीसरी वैल्यू देखिए जो भी एंटर की जाएगी वो सी में चली जाएगी। और यहाँ इंट लिए हैं इसलिए यहाँ रिटर्न 0 कर दिया गया है। और अगर इंट नहीं लेते, वॉइड लेते तो यहाँ गेट सी एच हम लगा सकते थे, पर गेट सी एच के लिए आपको कौन io.h यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 3 वैल्यू हमने लिए थे, देखिए ए के लिए हमने 27 लिए, बी के लिए हमने 8 लिए और सी के लिए 35 लिए। तो जैसे कि गार्बेज वैल्यू यहाँ पे देखें तो देखिए जो 27 स्टोर है उसका एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ए, 8 का एक नाम दिया गया है जिसका है नाम है बी, और तीसरे को नाम दिया गया है सी। और यहाँ देखें तीनों जो है वेरिएबल के नाम है। तो वेरिएबल हम देखें तो एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और वैल्यू जो होती है वो कहीं एक एड्रेस में स्टोर होती है। तो देखिए एड्रेस जो होता है, जैसे सभी ने जो है 4 बाइट यहाँ पे लिए हैं, 4 बाइट नाम के जो यानी कि इंटीजर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 बाइट लिया गया है। तो देखिए एड्रेस यहाँ पे मेमोरी का लोकेशन दिख रहा है, तो ये एड्रेस हो सकता है। इसके बाद देखिए वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखें इनिशियलाइज का मतलब होता है जब भी कोई वैल्यू हम वेरिएबल को जैसे इंट करके हमने दिए ए और बराबर करके 5 दे दिए इस प्रकार, तो जो 5 वैल्यू दिया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी है, मतलब एक कारखाना है, कारखाने में बहुत सारी चेयर्स बनती है। चेयर्स मतलब होता है कुर्सियाँ, ठीक है, कुर्सियाँ बनती है। तो वहाँ पे कुर्सियाँ बनती है, कुछ कुर्सी रोटेट वाली होती है, 360 वाली, बहुत सारी अलग अलग कुर्सियाँ बनती, स्टूल बनती, टेबल बनती। तो अब वहाँ डिफाइन होता है कि किसके लिए बन रही, बिल्कुल डिफाइन नहीं होता। जब जो बन रही होती है तो उस समय हम उसको बोल सकते हैं डिक्लेरेशन। परंतु उन कुर्सियों को जब कोई कॉलेज में या फिर कोई इंस्टीट्यूट में, कोई ऑफिस में उसको खरीद कर ले जाया जाता है, वो कुर्सी वहाँ पे डिफाइन कर दी जाती है कि डायरेक्टर की कुर्सी है या फिर जिसकी भी है। तो जब डिफाइन कर दी जाती है किसके लिए है तो उसको बोला जाता है इनिशियलाइज करना, ठीक है, मतलब एक इंडिकेट कर देना कि उसके लिए ही है पर्टिकुलर। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखें इंट ए, तो इंट ए मतलब डिक्लेरेशन, पर इंट ए को हमने 5 वैल्यू यहाँ पे दे दी, यानी कि 5 जो है यहाँ पे वैल्यू प्रदान कर दी, यानी कि क्या कर दिया गया, इनिशियलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जब वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तब ये वेरिएबल जिस डाटा टाइप का होता है उसे उसी हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो इंट जो है 2 बाइट यानी 16 बिट, 4 बाइट यानी 32 बिट, 8 बाइट यानी 64 बिट, और कैरेक्टर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हो सकता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को नॉर्मल वैल्यू दी जाती है, और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है। एग्जांपल के तौर पे इंट ए है तो यहाँ पे 5 हमने दे दिए, 6 दे दिए, या फिर इंट ए यहाँ पे 5, ये 2 यहाँ पे दे नहीं सकते, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 1 दे सकते हैं। सिंटेक्स हम देखें, देखिए डेटा टाइप सिंगल वेरिएबल का नाम और बाद में हम वैल्यू, तो ये इसी को हम सिंटेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी प्रारूप हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट जो सारी चीज़ है वो तो ऊपर हम देख ही चुके हैं। यहाँ देखिए ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनिशियलाइजेशन में। इंट ए बराबर 5 हमने दिए, यानी कि क्या हो गया है, इनिशियलाइज यहाँ पे किया गया है किसको, वेरिएबल को। तो ये आप देखिए ये इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ए को हमने 5 दे दिए, बी को हमने 6 दे दिए, इंट टाइप के दोनों, और दोनों यहाँ पे इनिशियलाइज हो गए और यहाँ पे दोनों प्रिंट हो गए। रिटर्न 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंट लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन के हिसाब से लोकल वेरिएबल होता है और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। दोनों होते क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल देख लेते हैं पहले, ठीक है। लोकल को प्राइवेट वेरिएबल भी बोला जाता है, मतलब हम बात करें किसी फंक्शन की, फंक्शन मतलब सिंपल हम बात करें किसकी, वॉइड मेन हम लेते हैं कि नहीं। तो वॉइड मेन की अगर बात करें तो वॉइड मेन के अंदर जो भी वेरिएबल लिए जाएंगे तो किसके अंतर्गत वर्क करेंगे, सिर्फ वॉइड मेन के अंतर्गत ही वर्क करेंगे। तो मतलब बात की जा रही है किसी एक फंक्शन के अंदर जहां डिफाइन किया गया है वहीं पे उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। जैसे देखिए लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर होते हैं वहां पर ही वह विजिबल होते हैं, अन्य जगह उनको यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। लोकल वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, ये तो हमारा कॉमन चल रहा है।
वॉइड मेन करके हमने ले लिए और करली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ इंट ए लिए 5, बी लिए 6 और सी लिए नॉर्मल। तो ये लोकल वेरिएबल क्यों? क्योंकि देखिए वॉइड मेन जब हुआ है डिक्लेयर उसके बाद या वॉइड मेन के अंदर हमने इनको लिखा है, इसलिए इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। तीनों को हमने देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट करा दिया गया है, ए को भी, बी को भी और सी को भी, और गेट सी एच के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, मतलब जब काम हो जाए तो वो वापस अपनी विंडो में आ जाए। तो रन करके देखेंगे हम इनको अभी। ग्लोबल वेरिएबल देखिए आप यहाँ देखिए इंक्लूड stdio.h तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखिए आप देखिए वॉइड मेन बाद में लिखा हुआ है, उसके पहले आप देखिए इंट ए, उसके बाद 5, फिर उसके बाद बी में सी मतलब 6 लिया है और सी में आप यहाँ पे नॉर्मल ले लिए। तो ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों? क्योंकि फंक्शन के बाहर लिखा गया है। जब भी कोई प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन लिखे जाएंगे वहाँ पे इन वेरिएबल को यूज़ किया जा सकता है आसानी से। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और बाकी चीज़ें आपको सेम टू सेम नजर आ रही है। यानी वॉइड मेन के बाहर अगर लिखा जा रहा है तो समझ लीजिए ग्लोबल वेरिएबल, और वॉइड मेन के अंदर लिखा जा रहा है यानी समझ लीजिए वो क्या है, लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की विजिबिलिटी पूरे प्रोग्राम में होती है, जितने भी फंक्शन जितनी भी क्लास होती हैं, और गार्बेज ग्लोबल वैल्यू की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये समझ गया। अब यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए हम जो है ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल देखें, ए को हमने 20 दे दिए, यहाँ पे देखिए वॉइड मेन के बाहर लिखा गया, और बी को हमने 11 दे दिए, और सी जो लिया था खाली लिया गया था तो दोनों को प्लस करके सी में डाल दिए और सी को प्रिंट करा दिए। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लोबल वेरिएबल। इसके अलावा एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जब आप एक बड़ा प्रोग्राम यानी कि एक इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप में मतलब वो जो होता है पूर्णांक वैल्यू, यानी कि जिसमें दशमलव का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे इंट प्राइस है, इंट रेट है, इंट टाइम है, ठीक है। तीनों हमने ले लिए, इंट मेन के अंदर लिए क्यों? क्योंकि रिटर्न वैल्यू हमको लेना है। तो यहाँ देखिए प्राइस को हमने क्या दे दिए 1000, रेट को हमने 5 दे दिए और टाइम को हमने क्या दे दिए 3 दे दिए, और एक इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल और लिया, और इंटरेस्ट में हमने क्या कर दिए, तीनों को इंटू करा कर लग दिए। देखो प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम, और उसके बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पे जो है अपॉन 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फंक्शन फॉर्मूला लगाया हमने और सभी की जो वैल्यू है वहाँ पे रख दिए। जब यहाँ पे हमने प्रिंट करे तो देखिए कैलकुलेटेड जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे आ जाएगा, और ये बाकी की चीज़ें हमारे काम की नहीं। आगे देखते हैं, ये वाला देख लीजिए, ये आपके लिए देखिए सरल सा है। तो यहाँ देखिए हमने इंट की जगह क्या ली है, फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है दशमलव वाली वैल्यू। तीनों वैल्यू लिए, तीनों को हमने यहाँ पे देखिए दशमलव में वैल्यू प्रदान करे, और यहाँ देखिए फ्लोट इंटरेस्ट करके लिए, और इंटरेस्ट में हमने प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम दिए अपॉन 100, और जो भी दशमलव में, और प्रिंट एफ करके कैलकुलेटेड इंटरेस्ट मॉड्यूल एफ, क्योंकि फ्लोट लिए हैं और इंटरेस्ट को यहाँ पे दे दिए हमने, जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और गेट सी एच कर दिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इनको रन करा के देखते हैं। रन करा के देखते हैं मतलब इसको नॉर्मली अगर मैं कॉपी करके रख लूँ यहाँ पे, कहाँ पे, हमारा कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक जैसे कि मैंने पीछे सेकंड नंबर की क्लास में आपको बताया था, कोड ब्लॉक को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो आप उसको जाकर क्रम अनुसार अगर देख रहे हैं तो आपको सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर होते जाएगी। ये आपको यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है जो भी मैंने बताया, और उसको फाइल मेनू में जाकर आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करोगे जैसे var.c के नाम से मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, जैसे देखिए नॉर्मली इंक्लूड stdio.h मैंने लिया, ठीक है। यहाँ आपको ये अगर नहीं भी लेते हैं तो भी आपको ये गेट सी एच और CLR आपको काम करेगा यहाँ पे। तो CLR यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कोड ब्लॉक में। जब टर्बो सी का आप प्रयोग करोगे तो वहाँ पे आपको CLR उपयोग करना पड़ेगा। तो इंट मेन लिए, इंट मेन लेने की ज़रूरत नहीं, वॉइड मेन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोट में हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे लिए, मतलब तीनों वेरिएबल यहाँ डिफाइन किए। तीनों वेरिएबल को हमने वैल्यू भी दिए, यानी कि इनिशियलाइज किए, उनको पहले डिक्लेरेशन किए फिर इनिशियलाइज किए, और इनिशियलाइज करने के पश्चात हम देखिए फ्लोट नाम का एक इंटरेस्ट लिए। इंटरेस्ट में हमने सिंपल जो इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला लगाया, प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जो कि दशमलव में है, मतलब फ्लोट वैल्यू है। और प्रिंट एफ करके हमने डबल कोट के अंदर जो भी हमको लिखना है स्ट्रिंग वो लिख दिए, और फ्लोट मॉड्यूल एफ इसलिए लगाएं क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिए, और कॉमा लगा के हमने इंटरेस्ट दिए। इंटरेस्ट जो भी आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाना चाहिए, और बाद में हमने गेट सी एच लगाया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको पता है बिल्ड में जाते हैं। बिल्ड में आपको पहले क्या करना पड़ता है, कंपाइल यानी कंट्रोल F9। ये देखिए अगर कोई एरर आई है तो यहाँ पे रेड कलर का निशान आएगा, ठीक है। ये नीचे जो आपको दिख रहा है लॉग्स और अदर्स जो विंडो है उसमें आपको इस प्रकार की दिखेगी एरर वाली अगर जगह है तो रेड कलर का जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल F10, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं जैसे आप रन करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इज़ 185 दशमलव में आ रहा है, ठीक है, 5000। क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लोट नाम की ऐसे एंटर कर दो 2 बार तो वापस हम एडिट विंडो में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इंट भी ले सकते हैं, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आप जो है कोड ब्लॉक में या फिर टर्बो सी
जो मतलब एक प्रकार से आईडी होती है उसमें आप रन करके देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी वेरिएबल से रिलेटेड। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी वेरिएबल की। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आने वाली जो भी क्लास है उसमें जो डाउट है आपके वो ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।